जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। ठीक बोला ना? आगे पीछे हो गया है बच्चों। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? मैंने तुम लोगों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बताया था, और मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए एक लिस्ट भी बताई थी कि उसमें से आपको सारे मॉलिक्यूल के रेजोनेंस बनाने हैं। और इसके अलावा पोलैरिटी वाला टॉपिक भी मैंने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने तुम्हें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में बता दिया था। अरे भाई याद है कि भूल गए? अरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भाई ऐसे डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसमें दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, उनकी पोलैरिटी क्या होगी? जीरो। क्या जीरो होगी? क्या जीरो होगी? तो पहले ये तो पता लगाओ पोलैरिटी होता क्या है। पोलैरिटी का मतलब होता है अगर दो ऐसे एटम आपस में जुड़े हुए हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो चार्ज का सेपरेशन होने लगता है। किसका सेपरेशन होने लगता है? और इसी को बोलते हैं पोलैरिटी। समझ में आ गया? तो अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड अगर बन रहा है तो वहां पर पोलैरिटी क्या होगी बच्चों? जीरो। और ऐसा जनरली होता है डायटोमिक मॉलिक्यूल में। क्लियर हो गया? या दोबारा समझाऊं? लास्ट क्लास में हो गया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों पोलर मॉलिक्यूल्स। जो होशियार बच्चे होंगे वो अपने आप समझ गए होंगे ये क्या होता है। अरे नॉन पोलर का उल्टा कर दो, पोलर बन जाएगा। यानी पक्का पोलर मॉलिक्यूल वो होते होंगे जिसमें दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइंड है और वो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पक्का कुछ डिफरेंस होता होगा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो चार्ज का सेपरेशन भी होगा, और चार्ज का सेपरेशन होगा तो पोलैरिटी जनरेट होगी। आगे बात समझ में? तो अभी हम खाली पोलैरिटी की बात नहीं कर रहे, पहले पोलर मॉलिक्यूल समझ लेते हैं। यानी कि दोज मॉलिक्यूल्स इन विच टू और मोर एटम्स of different electronegativity combined या bonded by covalent bond। बस समझ में आ गया? इसका एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। जैसे मैं बात करता हूं HCl की, तो जरा चेक करो, इसमें एक एटम है हाइड्रोजन का, एक एटम है क्लोरीन का। अब बताओ इन दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे बच्चों? हमेशा उसकी टेंडेंसी ये रहेगी कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे। तो इसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। कौन बोल रहा है नेगेटिव? पार्शियल नेगेटिव। सिर्फ नेगेटिव का मतलब है प्रॉपर माइनस साइन आ गया, मतलब उसने पूरा इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ऐसा थोड़ी ना हुआ है। तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पार्शियल का मतलब होता है अधूरा, कुछ 1 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज उस पर नहीं आया है, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो कुछ उस पर एक्स्ट्रा पॉजिटिव और इस पर एक्स्ट्रा नेगेटिव आ गया है। समझ गए? अब कुछ मतलब कितना आया है, उसकी स्ट्रेंथ नापनी पड़ेगी, उसके लिए हम पढ़ेंगे पोलैरिटी वाला टॉपिक। समझ में आ गया? तो इसके बाद आगे चलते हैं। और एक मॉलिक्यूल ले लो, HBr, HI, H2SO4, ZnCl2, HF, MgCl2, MgSO4, CaCl2, CaSO4, ZnCl2, ZnSO4। मतलब ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या हैं? पोलर। समझ में आ गया? जिनमें से ये चारों सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके लिए, और एक ही HCl। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। चले आगे। अब सवाल ये है कि अगर इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, जैसे मान लो अगर मैं HBr की बात करूं तो H पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव और Br पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि जो यहां पर चार्ज का सेपरेशन हुआ है
वो ज्यादा हुआ है या यहां पर ज्यादा हुआ है HCl वाले में? अगर मैं HCl और HBr को कंपेयर करूं तो देखो यहां पर भी चार्ज का सेपरेशन हुआ है और यहां पर भी चार्ज का सेपरेशन हुआ है। किसमें ज्यादा हुआ है और किसमें कम हुआ है? क्लोरीन में ज्यादा हुआ है HCl। क्यों भाई? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। एक बच्चा कह रहा है कि सर यहां पर चार्ज का सेपरेशन ज्यादा हुआ है, मतलब कि ये मोर पोलर है, और कंपैरेटिवली ये लेस पोलर है। हाँ या ना? पर इसके पीछे रीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। यानी दो एटम जो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उनमें जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा चार्ज का सेपरेशन भी होगा। तो ये बात भी यहां पर नोट डाउन कर लो। The molecule in which greater difference of electronegativity of atoms is the more polar molecule। भाई समझ में आया या नहीं? एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें जो एटम्स आपस में कंबाइंड है उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो वो ज्यादा पोलर होगा। समझ में आ गया? अब ज्यादा पोलर या कम पोलर या ज्यादा चार्ज का सेपरेशन हो रहा है या कहीं पर कम हो रहा है, ये पता कैसे चलेगा? मतलब कि अब इसको मैथमेटिकल टर्म्स में लाने की बात आ गई है, हम इसको नापेंगे। समझ में आ गया? तो पोलैरिटी को नापने के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट। तो अब हम वही पढ़ने जा रहे हैं। इसको इरेज कर दूं बच्चों। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाइपोल मोमेंट। सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये होता क्या है। बच्चों जरा याद करो, लास्ट क्लास में जब मैंने तुम्हें नॉन पोलर मॉलिक्यूल समझाए थे तो मैंने तुम्हें बताया था कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी क्या होती है? जीरो। इसीलिए उसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होता है? जीरो। लेकिन डाइपोल मोमेंट एक्चुअली होता क्या है पहले ये समझ लो, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये फिजिक्स का टॉपिक है, 12th क्लास में पढ़ने को मिलेगा फर्स्ट चैप्टर में। तो अभी इसको इमेजिन करते हैं, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है बच्चों। समझ में आ गया? इसका चार्ज है +Q और एग्जैक्टली इसका भी उतना ही चार्ज है, बस नेगेटिव है। दोनों चार्ज की पोलैरिटी ऑपोजिट है, अमाउंट सेम है। मतलब अगर ये 10 कूलम प्लस का है तो ये माइनस का 10 कूलम है। समझ गए ना? इनके बीच का डिस्टेंस बच्चों कितना है? मान लेते हैं L। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस A मान लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो डाइपोल मोमेंट कैसे फाइंड करते हैं? इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लो, उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, खत्म। समझ में आ गया? हम क्या करते हैं, जब भी हमें कहीं पे दो चार्ज मिलते हैं सेम अमाउंट के होने चाहिए, पोलैरिटी ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, अमाउंट सेम होना चाहिए, पोलैरिटी ऑपोजिट होनी चाहिए। समझ गए? तो हम उन दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखते हैं और उसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, उन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है। समझ में आ गया? उससे हमारे पास क्या आ जाता है? डाइपोल मोमेंट। समझ में आ गया? तो यहां पर हम डाइपोल मोमेंट क्यों पढ़ रहे हैं जबकि फिजिक्स का टॉपिक है? क्योंकि यहां पे भी तो चार्ज का सेपरेशन हुआ है। अब आप चेक करो, HCl में क्लोरीन के ऊपर जितना डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे उतना ही एग्जैक्टली डेल्टा पॉजिटिव चार्ज सेम अमाउंट में नहीं है। तो यहां पर भी वो कॉन्सेप्ट लगेगा ना। तो वो कितना ज्यादा चार्ज का सेपरेशन हुआ है, वो आपकी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो आपको कैसे पता चलेगी? जब मेजर करोगे। तो डाइपोल मोमेंट कहीं ऐसी चीज तो नहीं है जो हमको हेल्प कर रही है ये बताने में कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोलर मॉलिक्यूल है या कितना ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल है, ज्यादा पोलर है कम पोलर है, उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के काम कौन आ रहा है? डाइपोल मोमेंट। मतलब डाइपोल मोमेंट क्या है? इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट the polarity of molecule
और जब आप इसकी पोलैरिटी पता लगा लोगे तो कंपेयर भी कर सकते हो दो मॉलिक्यूल्स को, हाँ या ना। तो इसमें करते क्या है हम लोग, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, कोई भी एक चार्ज ले लो, एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू चार्जेस। खत्म, समझ में आ गया। तो जैसे यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, इस पर एक चार्ज है प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू है। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम तो डायपोल मोमेंट क्या हो गया, चेक करो। इस डेफिनेशन के हिसाब से और इस डायग्राम के हिसाब से बताओ डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो गई, बोल ही नहीं रहे। ईदर चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। नहीं आ रहा समझ में? अरे यही चीज तो लिखी है डेफिनेशन में। तो डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू, डी से डिनोट कर देते हैं, आइदर चार्ज, कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू ले लिया और उनके बीच का डिस्टेंस ए। बोलो बात समझ में आ गई? आ गई बात समझ में? अगर आप इसको मेजर कर रहे हो तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी चैप्टर 1 में बताया था ना, हर वो चीज जिसको मेजर कर सकते हो फिजिकल क्वांटिटी है। और हर फिजिकल क्वांटिटी की कोई ना कोई ऐसा यूनिट होती है। तो बच्चों इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी जरा बताओ? ऐसा यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट कौन बताएगा? बताओ भाई, किताब खुली हुई है, देख के बताओ क्या है? हैं? डी बाय, इसकी ऐसा यूनिट है बच्चों कूलम मीटर। क्योंकि जरा चेक करो, अरे भैया चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है और डिस्टेंस की क्या होती है? तो मैं तो स्टैंडर्ड यूनिट की बात कर रहा हूं ना। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? कूलम मीटर। समझ में आ गया? लेकिन बच्चों इसको एक और यूनिट में भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी एक और यूनिट भी है, पर वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है बच्चों। तो स्टैंडर्ड यूनिट तो यही है। एक और यूनिट है जिसको हम बोलते हैं डी बाय। क्या बोलते हैं? डी बाय। और बुक के अंदर डायपोल मोमेंट आपको मिलेगा म्यू से डिनोट किया हुआ इसने, चेक कर लो। डायपोल मोमेंट को किससे डिनोट किया है? म्यू से। तो आप एनसीईआरटी के हिसाब से चलो, ज्यादा बेटर रहोगे, ठीक है। इसकी एक यूनिट डी बाय है, एक यूनिट कूलम मीटर है। अगर मान लो मुझे कूलम मीटर से डी बाय में जाना है तो मैं क्या करूंगा, या डी बाय से कूलम मीटर में जाना है तो मैं क्या करूंगा? क्वेश्चन तो किसी भी यूनिट में दे सकता है ना। तो याद रखना बच्चों, 1 डी बाय is equal to 3.33 into 10 raised to power minus 30 कूलम मीटर। ये लो, ये इनके बीच में रिलेशन है। अगर आप याद कर लोगे तो आपका काम और आसान हो जाएगा। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई? पक्का? अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके अंदर दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, तो उसके डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे सॉल्व करके, वो उतनी ही बड़ी वैल्यू होगी। नहीं आया समझ में? और जितना दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा, उतना ही ज्यादा उसका डायपोल मोमेंट छोटा होगा। आगे बात समझ में? जैसे कि मैं लिख देता हूं, इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ या between two atoms is more than the value of dipole moment will be greater and vice versa। बच्चों वाइस वर्सा का मतलब समझ गए ना? मतलब इसका उल्टा, कि जितना अगर डिफरेंस कम होगा उतना ही इनकी पोलैरिटी कम होगी और उतना ही डायपोल मोमेंट छोटा होगा। समझ में आ गया? चले आगे। अच्छा इसी में एक चीज और बता दो,
अगर मान लो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर जो लास्ट क्लास में पढ़े थे, उनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? डाइपोल मोमेंट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बच्चों जल्दी बताओ यार, फॉर्मूला तुम्हारे सामने है। जीरो। समझ में आ गया? नॉन पोलर अगर मॉलिक्यूल है तो सीधा सीधा याद रखना, अगर ऐसा मॉलिक्यूल हो जो डायटोमिक और दोनों एटम सेम हो, जैसे Cl2, जैसे Cl2, Br2, I2, O2, N2, F2, H2, इन सबका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो। नॉन पोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल जिनमें दोनों एटम सेम होते हैं। कोई दिक्कत? चले आगे। तो बच्चों अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? वो हमें नहीं पता, वो तो सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। चले आगे। इसमें एक छोटी सी चीज बताना मैं रह गया, मैं यहीं पे बता देता हूं। जैसे मान लो आपके पास HCl का मॉलिक्यूल है। देखो इस बॉक्स के अंदर मैं एक चीज समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है HCl का, तो आप इसको कैसे बनाओगे? HCl, इनके बीच में बॉन्ड है, इस पर डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस है इसको आप किससे डिनोट कर रहे हो? बॉन्ड लेंथ से। क्लियर हो गया? लेकिन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये कैसे बताओगे? याद रखना डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। 1 2 और तीसरा पॉइंट और ऐड कर लो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी कोई डायरेक्शन होती होगी, तो इसकी डायरेक्शन क्या है बच्चों? इसकी डायरेक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जिसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है उधर एक छोटा सा प्लस टाइप बन जाएगा, और जिसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव का साइन है उस तरफ, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना अपनी तरफ। आप खुद सोचो इलेक्ट्रॉन जा किधर रहे हैं? जा तो खैर कहीं नहीं रहा, पर वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर भागने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमने एरो इधर बना दिया, और क्योंकि इस पर डेल्टा पॉजिटिव है तो ये प्लस का साइन आ गया। क्लियर हो गया? मतलब आप ऐसे समझ लो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव से की तरफ ये वाला साइन बनेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ये वाला बनेगा। क्लियर हो गया? चलें आगे। बच्चों मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जितना ज्यादा चार्ज का सेपरेशन होगा उतना ही ज्यादा पोलैरिटी होगी और उतना ही ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। हाँ या ना? तो ये पता कैसे चलेगा कि चार्ज का सेपरेशन ज्यादा होने वाला है या कम? तो वो इस बात से पता चलेगा कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कितना है। हाँ या ना? तो जैसे मान के चलो आपके पास एक तरफ है HF, एक तरफ है HCl, HBr और HI। बताओ बच्चों सबसे ज्यादा पोलर कौन होगा? बोलो बच्चों। तो यहां पर इसकी एक काम करते हैं, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू लिख देते हैं। यहां पर लिख देते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है, टेबल बना लेना। यहां पे लिख देते हैं डाइपोल मोमेंट। तो इसमें डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1.78 d बाय। इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी है? 1.07 d बाय, और इन दोनों की वैल्यू है 0.79 d बाय और 0.38 d बाय। इससे आपको क्या अंदाजा लग रहा है? देखो हम लोग अच्छे से जानते हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन है? फ्लोरीन है। तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखता है। तो यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन सबसे ज्यादा है, तो पोलैरिटी भी ज्यादा होगी, तो डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। चेक कर लो, समझ में आ रहा है? मतलब ऐसे समझ लो, नीचे जाने पर क्या हो रहा है? नीचे जाने पर पोलैरिटी डिक्रीज हो रही है, और बच्चों ऊपर जाने पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो इंक्रीज हो रहा है बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजन। हाँ या ना?
समझ में आ गया? चले आगे। अच्छा अब एक नई बात बताने जा रहा हूं, पहले इसको इरेज कर देता हूं। ये सब चीजें कॉपी में नोट डाउन कर लेना भैया। ये 2-4 वैल्यू अगर याद कर लोगे ना तो जीवन में काम आएंगी। मैंने तुम लोगों को बताया कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पोलर होते होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स, उनकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या 0 होती होगी? नहीं, कुछ ना कुछ होती होगी। क्या ये संभव है कि मॉलिक्यूल में पोलैरिटी भी शो हो रही है और फिर भी उसका डायपोल मोमेंट 0 है? क्या ये पॉसिबल है? कुछ केसेस में ये पॉसिबल है। और वो कैसे है वो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जरूरी तो नहीं है ना कि हमेशा हर मॉलिक्यूल में 2 ही एटम हो। तो जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं CO2 का। CO2 को तो जानते ही होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका याद रखना, इसकी शेप कैसी होती है? कार्बन बीच में होता है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस पर लोन पेयर है 2, इस पर लोन पेयर है 2। बच्चों इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा जरा सोच के बताओ। पोलर है या नॉन पोलर है? हम अच्छे से जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे आने वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। उसके बाद ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो इसका डायपोल मोमेंट किधर जा रहा होगा बच्चों? इधर। और इसका भी इधर। क्या ये दोनों इक्वल हो गए? क्या ये दोनों ऑपोजिट हो गए? क्या दोनों का सेम लाइन ऑफ एक्शन है? तो डायपोल मोमेंट क्या हो गया? 0। तो समझ में आया? पोलैरिटी शो हो रही है फिर भी डायपोल मोमेंट 0 है। ऐसा भी हो सकता है। तो कृपया आंखें और कान खोल के पढ़ाई करें और ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करें। इस चैप्टर में यही है, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल प्रैक्टिस कर लोगे ना उतना तुम्हारे लिए आसान रहेगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। BF3। बच्चों ये रहा बोरोन और इसके साथ 3 फ्लोरीन के एटम जुड़े हुए हैं। ये रहा B, इसके साथ एक F ये रहा, एक F ये रहा और एक F ये रहा। समझ में आ रहा है? या इसको इरेज कर दूं? CO2 के साथ जुड़ गया ना ये। CO2 को थोड़ा आगे बना देंगे बाद में। ठीक है, CO2 का यहां बना दिया मैंने। BF3 का मॉलिक्यूल ऐसा ही होगा। हम जानते हैं फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका डायपोल मोमेंट कहां जाएगा? ऊपर। इसका यहाँ पे और इसका यहाँ पे। तो इसका डायपोल मोमेंट कितना हो गया बच्चों? 0 हो गया या नहीं? क्यों? क्योंकि बच्चों चेक करो, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये डायपोल मोमेंट ऊपर जा रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा ना। देखो जो वेक्टर इधर जा रहा है इसको 2 कंपोनेंट में डिवाइड करोगे, इसका काम खत्म। जो इधर जा रहा है डायपोल मोमेंट, इसको 2 कंपोनेंट में डिवाइड करोगे, इसका भी काम खत्म। ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए, काम खत्म। इन दोनों को ऐड अप करके नीचे तो जाएगा। अब चेक करो, एक डायपोल मोमेंट ऊपर जा रहा है और एक जा रहा है नीचे, तो डायपोल मोमेंट कितना हो गया? 0। पर कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा सर यहाँ तो ये 2 क्वांटिटी ऐड हो रही है, ये तो बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। और अगर ये बड़ी वैल्यू है और ऊपर छोटी वैल्यू है तो नीचे नेट डायपोल मोमेंट जाना चाहिए कि नहीं? पर ऐसा नहीं है। इन दोनों का जो नीचे की तरफ डायपोल मोमेंट जा रहा है वो इसी के इक्वल होगा, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट कैंसिल आउट भी तो हो गया ना। तो ये वाला कंपोनेंट छोटा ही रहा होगा इसका, और इसका भी छोटा ही रहा होगा, दोनों छोटे छोटे ऐड होंगे, इसके बराबर हो जाएंगे। तो डायपोल मोमेंट क्या आएगा? समझ में आ गया? सेम इसी तरीके से BCl इसका भी डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा, बस क्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा? क्लोरीन। अरे भाई समझे कि नहीं? समझ गए ना? एक और करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 4 BeF2। Be मतलब बेरिलियम और इसके साथ 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा बच्चों? 0। दिख ही रहा होगा, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा, हो गया 0। अगला बोलो
CH4 CH4 देखो कार्बन जो है ना, तुम लोगों को लगता है एक प्लेन पर चारों हाइड्रोजन है, बट एक्चुअली कार्बन में एक हाइड्रोजन ऊपर है और 3 ऐसे ऐसे हैं। इन सबके बीच में 109.5 डिग्री का एंगल है, तो इसका डायपोल मोमेंट ऊपर जा रहा है और इन तीनों का जो मिला करके, सॉरी, कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ना कार्बन है। इन तीनों का रिजल्टेंट जो है वो नेट ऊपर जाएगा, तो इसका डायपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा, समझ में आ गया। ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। चलो एक और करते हैं, नंबर 5, H2O वाटर, ये रहा ऑक्सीजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, तो चेक करो इसका डायपोल मोमेंट इधर जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसका इधर जाएगा। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर भी है बच्चों, पता है ना, तो उनका जो डायपोल मोमेंट है ना वो भी ऊपर ही जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, और लोन पेयर की वजह से डायपोल मोमेंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, ये कैंसिल आउट कहाँ हुआ, बल्कि इसका डायपोल मोमेंट कुछ होगा, और इसका डायपोल मोमेंट है बच्चों 1.85 dy, और ये बहुत बड़ी वैल्यू है। 1.85 dy का मतलब है बहुत ज्यादा पोलर है ये, क्योंकि HF का हमने चेक किया था ना, HF का कितना आया था, 1.78 dy आया था, जबकि ये बहुत छोटा है और ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये वाटर का उससे भी ज्यादा आ गया। ऐसा क्यों, क्योंकि लोन पेयर का जो डायपोल मोमेंट है वो उसका पेयर भी ऊपर जा रहा है और इन दोनों का रिजल्टेंट भी ऊपर जा रहा है, इस वजह से इसका डायपोल मोमेंट बहुत ज्यादा है। समझ में आ गया। तो इस तरीके के मॉलिक्यूल भी वो तुम्हें देके फंसा सकता है कि डायपोल मोमेंट 0 होगा या क्या होगा। बच्चों तुम्हें नहीं लगता ये वैल्यू तुम्हें याद कर लेनी चाहिए, वाटर का डायपोल मोमेंट रट लेना आज के बाद। एंट्रेंस एग्जाम में तो ये समझ लो तुम्हें कुछ भी नहीं देगा, वहां तो उनको ये लगता है कि एनसीईआरटी तो बच्चा कम से कम घोल कर पी कर आया है, तो जो बच्चे सोचते हैं ना ये डाटा गिवन होगा क्वेश्चन में, वो भी नहीं देते, उन्हें लगता है कि ये बच्चे को पहले से ही आता है, इतना बेसिक तो आता ही होगा, तो इसीलिए ये वैल्यू अब तुम याद कर लेना, वाटर का याद रहेगा। चलें आगे। अब बच्चों मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पक्का हर साल एग्जाम में आता है, या तो फाइनल एग्जाम में आएगा या जो अभी आपके सितंबर में एग्जाम होने वाले हैं उसमें आएगा, पर आएगा पक्का, और ये क्वेश्चन जरूर आता है इस चैप्टर से, और हर साल आता है। ऐसा नहीं है कि अगर इस साल आ गया तो शायद अगले साल गैप करके अगले साल आएगा, हर साल आता है। इसको आप चाहे रटो, चाहे समझो, चाहे लिख लिख के याद करो, जो मर्जी करो, पर ये पक्का याद कर लेना। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन ये है बच्चों, क्वेश्चन ये है कि NH3 को जानते हो, अमोनिया, और NF3 को भी जानते होगे, इन दोनों में से कौन ज्यादा पोलर है और किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, क्वेश्चन ये है। तो अपना दिमाग लगाओ और जल्दी बताओ, किताब में नहीं देखना है, किताब में देख के बताओगे तो क्या फायदा। इन दोनों में से किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, NH3 या NF3? हम लोग अच्छे से जानते हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, और हाइड्रोजन तो बल्कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो देखा जाए अगर तो डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, NF3 का, और NH3 का कम होना चाहिए कायदे में। तो नॉर्मल बच्चा यही दिमाग लगाता है और यही लिख के आ जाता है, बट एक्चुअली डायपोल मोमेंट NH3 का NF3 से ज्यादा है। NH3 ज्यादा पोलर है एज कंपेयर टू NF3, ये मोर पोलर है और ये लेस पोलर है। समझ में आ गया। तो ये चीज आपको याद करके जानी है कि ये ज्यादा पोलर है और ये कम पोलर है, समझ गए। लेकिन बच्चों कई बार ये लोग क्वेश्चन पता है कैसे दे देते हैं, जो आप रट के जा रहे हो ना वो ये स्टेटमेंट बना के दे देगा और पीछे वाई लगा देगा। जैसे अभी मैंने आपको बता दिया डायपोल मोमेंट इसका ज्यादा है, इसका कम है, रट लिया ना। अब क्वेश्चन क्या आया हुआ है, वाई इज द डायपोल मोमेंट of NH3 is greater than
NF3। अब आप चेक करो इस क्वेश्चन में, तो जो तुम लोग रट के गए हो ना वो तो आपको स्टेटमेंट में पहले ही मिल गया, डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन NF3। वाई पूछ लिया, रीजन क्या है? तो बच्चों इसका रीजन ये है, जरा बोर्ड पे ध्यान से देखो, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, 1 2 3। तो चेक करो, हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा इसके साथ और हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी हो गई, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके बच गए ना, अभी बचे या नहीं बचे? वो दोनों इसके लोन पेयर में है, समझ गए? अच्छा अब आप चेक करो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा फ्लोरीन है, उसके बाद कौन है? ऑक्सीजन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद नाइट्रोजन। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, इसका लोन पेयर का पार्ट ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा और ये भी ऊपर जाएगा। इन तीनों का रिजल्टेंट कहां जाएगा बच्चों? ऊपर। सही है गलत? और ये जो लोन पेयर की वजह से इसका डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा वो भी कहां जाएगा? और जब ये दोनों ऊपर जाएंगे तो एड अप होके फाइनल वाला तो बिल्कुल ही ऊपर जाएगा ही नहीं जाएगा। अब यही चीज इसमें ट्राई करते हैं NF3 में एक बारी। चलो भाई देखते हैं। ये रहा नाइट्रोजन, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इसने शेयर करा फ्लोरीन के साथ, ये भी इसने शेयर करा फ्लोरीन के साथ, और एक और फ्लोरीन के साथ इसने शेयर करा, कोई दिक्कत? और 2 इलेक्ट्रॉन इसके लोन पेयर में हैं। अब इन नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन। तो इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका डायपोल मोमेंट इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा। इन तीनों का रिजल्टेंट कहां जाएगा? और इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से, लोन पेयर की वजह से ऊपर। क्या ये कैंसिल आउट होंगे? बच्चों आप रस्सा खींच खेल रहे हो, ऑपोजिट पार्टी में सारे बाउंसर लोग हैं, इधर 12th क्लास के बच्चे लोग हैं, तो कौन जीतेगा? ऑब्वियसली बाउंसर लोग। उनका काम क्या है? खाना पीना, कोई मेरी वीडियो देख लेगा, हाँ उनका काम खाना और सोना और बॉडी बनाना है, कुछ गलत नहीं है। तो उनके पास ज्यादा ताकत है, वो ज्यादा ताकत से खींच रहे हैं। 12th क्लास के बच्चे खाली ईगो लगा रहे हैं अपनी, और वो इधर खींच रहे हैं, ज्यादा ताकत से नहीं खींच रहे, तो फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू नीचे जाएगी, पर ये वैल्यू कुछ कम नहीं हो जाएगी इस फोर्स की वजह से। तो कुछ समझ में आया? तो याद रखना, डायपोल मोमेंट NH3 का NF3 से बड़ा होता है। रीजन क्या है? रीजन में सबसे पहले आप बनाओगे ये 2 डायग्राम, समझ में आ गया? उसके बाद बिल्कुल आपको वही लैंग्वेज लिखनी है जो एनसीईआरटी में दी हुई है। एक एनसीईआरटी देना, इसको दे दो। अब देखो बच्चों, यहां पर एक पेज नंबर दिया हुआ है 112। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो यहां पे देख सकते हैं, पेज नंबर 112 मिल गया। ये टॉपिक स्टार्ट होता है इसके पीछे वाले पेज से। देखो यहाँ पे, यहाँ से लेट अस स्टडी एन इंटरेस्टिंग केस ऑफ NH3 एंड NF3 मॉलिक्यूल। मैं रीड कर रहा हूं, तुम लोग यहाँ पे देखो। बोथ द मॉलिक्यूल हैव पिरामिडल शेप विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम। दोनों की शेप बिल्कुल सेम है, पिरामिडल है, और दोनों में लोन पेयर नाइट्रोजन के ही ऊपर है, कोई दिक्कत? सही बोल रहा है। Although fluorine is more electronegative than nitrogen, the resultant dipole moment of NH3 is greater than NF3. फ्लोरीन नाइट्रोजन से, फ्लोरीन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नाइट्रोजन के कंपैरिजन में भी, फिर भी डायपोल मोमेंट अमोनिया का NF3 से ज्यादा होगा। पर अभी रीजन नहीं बताया उसने, अभी बस ये बताया कि पहले आप ये याद करो कि डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा है किसका कम है। बच्चों इसका डायपोल मोमेंट कितना दिया हुआ है? अरे बोलो भाई, आवाज ही नहीं आ रही। 4.-30 है तो पक्का कूलम मीटर में होगा। और इसका डायपोल मोमेंट कितना है? 0.8 -30 कूलम मीटर। समझ में आ गया? पहले तो उसे ये बता दिया कि आप ये वैल्यू याद कर लो। अब इसने बोला दिस इज बिकॉज, अब ये जो दिस इज बिकॉज लिखा है ना बच्चों, यहाँ पे यहां से याद कर लेना एज इट इज। दिस इज बिकॉज इन केस ऑफ NH3 द ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू लोन पेयर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग?
ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू लोन पेयर। क्या बोलेंगे इसको? ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू लोन पेयर। लोन पेयर की वजह से बनने वाला ऑर्बिटल डाइपोल इज इन द सेम डायरेक्शन एज द रिजल्टेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ NH बॉन्ड्स। इसकी बात कर रहा है। ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू लोन पेयर की डायरेक्शन वही है जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की है। नहीं आया समझ? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जितने भी डाइपोल मोमेंट बन रहे हैं उन सबका जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन किसकी जैसी है? ऑर्बिटल डाइपोल ऑफ लोन पेयर। हाँ या ना? तो इसीलिए वो एड अप होकर बड़ी वैल्यू शो करेगा। क्लियर हो गया? Whereas in NF3 जबकि इसकी बात करें the orbital dipole is in the direction opposite। वही है भाई, ऑर्बिटल डाइपोल की जो डायरेक्शन है वो किसके ऑपोजिट है? the resultant of dipole moment of nitrogen and fluorine। हाँ या ना? the orbital dipole because of lone pair of decrease the effect of resultant NF bond movement which results in low dipole moment of NF3 as compared to NH3। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई? तो ये जो लाइनें यहाँ पर लिखी हुई हैं ये मैं उठाकर यहाँ पर लिखूं या समझ गए? तुम्हें ये क्वेश्चन डालना है, ये डायग्राम बनाने हैं, इनके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू याद करनी है और रीजन में ये लिखना है जो अभी अभी मैंने तुम्हें एनसीईआरटी में बताया। कोई दिक्कत? अगर तुमने इतना काम कर दिया तो एग्जाम में कोई माई का लाल तुम्हारे नंबर नहीं काटेगा, इस बात का भरोसा रखो। भाई देखो, जब सही लिखोगे तो कोई क्यों नंबर काटेगा, लेकिन गलत लैंग्वेज लिखोगे, बना के लिखोगे, उसमें अपनी अंग्रेजी घुसाओगे, डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा बनाओगे, टीचर फिर गलती तो निकालेगी। टीचर का तो काम ही है गलती को ठीक करना। समझ में आ गया? तो ये आंसर लिखना है आप लोगों को और ये डायग्राम बनाना है। क्लियर हो गया? तो बच्चों इसी के साथ हमारा पोलैरिटी वाला टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग VSEPR थ्योरी पढ़ने वाले हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। कोई दिक्कत? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।